हम और आप धरने प्रदर्शन कर सकते हैं, उससे हम सरकार को दबाव में लाने का काम कर सकते हैं, लेकिन वहां पे अगर हमारे मिनिस्टर, हमारे एमएलए, एमपी अगर समाज की आवाज को एकजुट होकर उठाना शुरू कर दे तो समाज को बहुत बड़ी ताकत मिल सकती है। जैसे दिल्ली की विधानसभा की अगर बात करूं, 12 रिजर्व सीट हैं, 12 में से 11 को आपने कभी सामाजिक मुद्दे पे, समाज के दर्द पे बोलते हुए भी नहीं देखा होगा। तो उम्मीद किससे करोगे? तो पहले तो मनुस्मृति की वजह से नहीं पढ़ पाए, लेकिन आज तो मनुस्मृति की जरूरत ही नहीं है। पढ़ाई बंदिश, धार्मिक बंदिश मत लगाओ पढ़ने पर, पढ़ाई को इतना महंगा कर दो अपने आप ही छोड़ दें। तो शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध, संत कबीर, संत गुरु रविदास, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी, मानवर कांसीराम साहब और समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पे आसीन और मंच के सामने बैठे हुए सभी साथियों, माताओं, बहनों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुधाय। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा संजीव जी को इंडियन दलित फोरम बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पास संगठन तो लाखों में है पूरे देश के अंदर, लेकिन लीगल फील्ड में काम करने के लिए अगर हमें कोई अच्छे वकील की जरूरत पड़ जाए, कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालनी है या सोशल इशू पे कोई हमें कोई पिटीशन डालनी है, तो हमें ढूंढना पड़ेगा, कोई आदमी मिलेगा नहीं आसानी से। और ऐसे में अपनी बची हुई नौकरी को छोड़ के समाज के लिए छोड़ के आना, ये तो बिरले लोग ही काम कर सकते हैं, ये हर किसी की बस की बात नहीं है। आज माहौल बहुत ज्यादा खराब है, कई प्रकार की चोटें एक साथ पड़ रही हैं। क्योंकि इधर नवल साहब बैठे हैं, संजीव जी हैं, दिवाकर जी हैं, बाकी साथी साथ और सामने भी सब अनुभवी लोग बैठे हैं। मैंने इस बात का काफी बारीकी से परीक्षण किया कि जो हमारे लोग इंजीनियर्स बने, डॉक्टर्स बने, प्रोफेसर्स बने, साइंटिस्ट बने 90 के दशक तक, वो लोग वजीफे से ही पढ़ गए। माँ बाप के पास पैसा नहीं था, लेकिन वजीफा इतना मिल जाता था कि उस वजीफे से ही वो पढ़ाई कर गए। और मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होने से पहले तक देश के अंदर रिजर्वेशन को लेके उतनी नफरत भी नहीं थी, एक्सेप्टेबिलिटी थी। लेकिन उसके बाद जो 90 के दशक से जो दौर शुरू हुआ, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो कई प्रकार के चेंजेस देश में देखने को मिले हैं। एक तो उससे पहले जितनी भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की हुआ करती थी एज एन एडवोकेट, मैंने पढ़ी है, वो मजदूरों के फेवर में हुआ करती थी। जितने इंडस्ट्रियल लॉज होते थे, जैसा आप गलत तो नहीं कह रहा हूं, आपने तो लेबर की भी कोर्ट देखी है, जितने जजमेंट्स थे पहले और जितने इंडस्ट्रियल लॉज थे वो सारे मजदूरों के हित में थे। लेकिन आज तो सारे लॉज को मल्टीनेशनल कंपनीज के फेवर के लिए या कॉर्पोरेट जगत के फेवर के लिए बना दिया। और दूसरी तरफ एक समय जब भारत गरीब था, गरीब भारत में शिक्षा मुफ्त थी, फ्री में थोड़े थोड़े पैसे में लोग पढ़ जाया करते थे। और जब भारत अमीर हो गया, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया, तो हालात यह है कि पैसा ही नहीं है पढ़ाई के लिए। मैं बड़े अनुभव के बात कह रहा हूं, क्योंकि 5.5 साल मंत्री रहना कम नहीं होता, 10 साल एमएलए रहना कम नहीं होता। मेरे पास इतने लोग आते थे जिसने आईआईटी के लिए क्वालिफाई कर लिया, इंजीनियरिंग के लिए कर लिया, मेडिकल के लिए कर लिया, लॉ के लिए कर लिया। अगर एनएलयू में बच्चे का एडमिशन ऑफर हो गया, पहली बात तो कोचिंग पे खर्च करेगा तो कंपटीशन पास करेगा, उसके बाद एडमिशन ऑफर होगा तो आप यकीन नहीं करेंगे 20 लाख रुपया चाहिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से लॉ करने के लिए। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज दिल्ली गवर्नमेंट के, जिसका किसी का आपका बच्चा अगर इंजीनियरिंग कर रहा हो तो उसकी फीस देख लेना, उसके फीस कर बाकी सारे खर्चे जोड़ेंगे तो कम से कम 15 लाख रुपया चाहिए 4 साल की डिग्री करने के लिए। मैं आप सबसे सवाल कर रहा हूं, क्या हमारे 99% लोग, 1% को छोड़ दो जो रिजर्वेशन की वजह से नौकरी में आ गए, राजनीति में आ गए या छोटा मोटा कोई व्यापार कर लिया, लेकिन 99% लोग हमारे क्या 15 और 20 लाख रुपए का खर्च करके अपने बच्चे को डिग्री करा सकते हैं क्या? तो हम खड़े कहां हैं? हमारे सामने चैलेंजेस कितने ज्यादा बढ़ गए। मैं अक्सर उदाहरण देता हूं, अपने बीपी निगम जी पीछे बैठे हैं, मिशन जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दिल्ली सरकार से, डीटीसी से चीफ जनरल मैनेजर रिटायर हुए हैं।
78 में उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, 180 रुपए की फीस थी, 180 रुपए उनकी मदर ने किसी से कर्ज लिया और 1595 रुपए उस साल उनको वजीफा मिला, तो कर्ज भी वापस कर दिया। पूरे साल के 2 जोड़ी कपड़े और रोज की 1 कप चाय समोसे का पूरे साल का खर्चा स्कॉलरशिप के पैसे से डिग्री करके वो सरकार में आ गए। लेकिन क्या आज सरकार की कोई स्कॉलरशिप बची है? ईडब्ल्यूएस को तो इकोनॉमिक क्राइटेरिया 8 लाख है, लेकिन एससी एसटी के स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया, पहली बार तो स्कॉलरशिप कम करते जो क्राइटेरिया 2.5 लाख है। हम लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन केंद्र सरकार की जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसको कौन चेंज करे? और उसे तो छोड़ो, यहां ये जो दिल्ली के मुख्यमंत्री वो तैयार नहीं है। मतलब आप ये समझ लो, हमारा आदमी मंत्री भी बन जाए, सांसद जी बैठे पूर्व, वो ज्यादातर तो अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहते हैं, अगली बार टिकट ना कट जाए। और जिसके अंदर दमखम होता है वो लड़ता है। हमारे लोग दमखम वाले भी हैं। मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि हमारे सांसद, विधायक, मंत्री जो पहले नहीं बोला करते थे, अब तो हर प्रदेश में अपने बोलने वाले लोग कुछ ना कुछ संख्या में आ गए, लेकिन संख्या कम है। आज अगर संजीव जी का साथ आप देते हैं, अच्छी बात है कि आपको लीगल बैटल जो हम लोग को करनी पड़ती है, खासतौर पर सामाजिक विषय पर, क्योंकि इंडिविजुअल तो आदमी खुद लड़ता तो उसके लिए तो वकील करके पैसे देगा, लेकिन अगर सामाजिक मुद्दे पर करेगा तो उसमें, अब आप अगर कहेंगे संजीव जी लड़ो, ठीक है, संजीव जी कहेंगे ठीक है जी हम अपनी टीम लगाते हैं, लड़ते हैं, लेकिन मैं एक सच्चाई आपको बता रहा हूं और ये सच्चाई आप परख भी लेना। आजकल किसी भी केस की ड्राफ्टिंग और छोटे मोटे खर्चे भी लगाएंगे ना, तो एक पिटीशन में 10,000 तो 10-15,000 मिनिमम खर्च हो जाता है, मिनिमम। वकील तो की फीस तो छोड़ ही दो। तो अगर आप ये सोचे पूरा ही खर्चा वो उठा लें, तो मुझे लगता है 1 आध साल में बैठ ही जाएंगे, छोड़ के काम को चल नहीं पाएंगे। तो इसमें हमें आपको सोचना पड़ेगा कि अगर इस संस्था के माध्यम से हमें लीगल बैटल करने के लिए अच्छे वकील उपलब्ध हो जाएं, उनकी लीगल एडवाइस हमें मिल जाए, तो हमें उनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और जो लोग हमारे राजनीति में हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, उनके डर को निकालो। उनकी ताकत समाज बनेगा तो बोलने की हिम्मत आएगी। कुछ लोग होते हैं जो जिनमें पैदाइशी हिम्मत होती है, लेकिन ज्यादातर बेहिम्मत वाले लोग हैं। जैसे दिल्ली की विधानसभा की अगर बात करूं, 12 रिजर्व सीट हैं, 12 में से 11 को आपने कभी सामाजिक मुद्दे पे, समाज के दर्द पे बोलते हुए भी नहीं देखा होगा। फिर उम्मीद किससे करोगे? उम्मीद किससे करोगे? आपकी आवाज संसद में, देखो हम और आप धरने प्रदर्शन कर सकते हैं, उससे हम सरकार को दबाव में लाने का काम कर सकते हैं, लेकिन वहां पे अगर हमारे मिनिस्टर, हमारे एमएलए, एमपी अगर समाज की आवाज को एकजुट होकर उठाना शुरू कर दे, तो समाज को बहुत बड़ी ताकत मिल सकती है। ये मैं आपको बता रहा हूं। तो इन्होंने देखो, एक तरफ जो मैंने बताया था कि 90 से जो दौर शुरू हुआ, एक तरफ तो शिक्षा महंगी करके शिक्षा आपसे छीन ली। मनुस्मृति की जरूरत नहीं है अब कि भाई मनुस्मृति लागू करो, इनके पढ़ाई लिखाई पे फिर से बंदिश लगाओ, क्योंकि शिक्षा सवालों को जन्म देती है। शिक्षा से ज्ञान प्राप्त होता है। जब आदमी को ज्ञान होता है तो सवाल करता है। इन्हें सवाल करने वाले लोग पसंद नहीं है, इसलिए वो चाहते नहीं आप पढ़े। तो पहले तो मनुस्मृति की वजह से नहीं पढ़ पाए, लेकिन आज तो मनुस्मृति की जरूरत ही नहीं है। पढ़ाई बंदिश, धार्मिक बंदिश मत लगाओ पढ़ने पर, पढ़ाई को इतना महंगा कर दो अपने आप ही छोड़ दें। क्या ये सच नहीं? हमारे ज्यादातर बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए उतना पैसा ही नहीं है। और दूसरी ताकत जो मध्यम वर्ग बना, जिससे हमारी बोलने की ताकत आई है, वो मध्यम वर्ग यहां बैठा है। लेकिन ये मध्यम वर्ग है कितना? ज्यादा से ज्यादा पूरे देश में अगर अनुसूचित जाति जनजाति की बात करोगे, तो मध्यम वर्ग हमारी जाति की टोटल संख्या का अगर परसेंटेज निकालोगे, तो ज्यादा से ज्यादा 5% निकलेंगे। 95% तो बिल्कुल गरीब है, गरीबी की रेखा से नीचे है। यही मध्यम वर्ग जो बना है, सरकारी नौकरियों से बना है। हमारे कोई व्यापार नहीं चल रहे थे, कोई किसी के प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई खेत की जमीन हमारे पास नहीं थी, नेचुरल रिसोर्सेज में कोई हिस्सेदारी नहीं थी। हमें तो जो मिला, हमारे लोग सरकारी नौकरी में आए, रिजर्वेशन से पढ़ के आ गया है, नौकरी में आए तो थोड़ा थोड़ा पैसा आया तो अपने परिवारों को पीछे, गांव वालों को भी ला के शहरों में, जैसे हमारे फादर अपने पूरा गांव से 25-30 घर यहाँ के बस गए दिल्ली में। ऐसी मुझे लगता सबकी कहानी है। जो दिल्ली में आया वो पीछे से अपने गांव से 2-4 का सहारा देके शहरों के अंदर लेके आया। इस तरीके से एक मध्यम वर्ग बना, और मध्यम वर्ग के घर में जब पैसा आना शुरू हुआ, बच्चे पढ़ने लगे, तो एक बोलने की ताकत पैदा हो गई। और ये जो सामाजिक संगठन जो बने, उनको चंदा, बिना चंदे तो चलते नहीं है, तो चंदा वो मध्यम वर्ग बेचारा 5% है सिर्फ टोटल 100 में से, वो देके हमारी इन संस्थाओं को चला रहा है। और आज दुख की बात यह कि वो 5% खत्म हो गया, क्योंकि अब इन्होंने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स तो ज्यादातर बेच दी, और सरकारी नौकरी भी धीरे धीरे इन्होंने कम कर दी। 50% सीटें खाली हैं। मेरे पास 7-8 विभाग रहे, मिनिमम 32% स्टाफ था, मैक्सिमम 62%, यानी एवरेज 45 से 50% स्टाफ से सारे विभाग देश के चल रहे हैं।
और उसमें भी आधे लोग कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी कर रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट के तहत आप समझ सकते हो आउटसोर्स जो फोर्थ क्लास एम्प्लॉयमेंट को बैन किया फिफ्थ पे कमीशन में, उसमें तो पहले चपरासी ज्यादा लगते थे, हमारे चपरासी लग गए, सफाई कर्मचारी लग गए, और छोटा मोटा पानी पिलाने वाले लग गए, वो सब सिस्टम खत्म, आउटसोर्स है, ठेकेदार के थ्रू लगता है, और उसकी 40% तनख्वाह ठेकेदार खा जाता है। तो यानी हमारा जो जिस रास्ते से हम आगे बढ़े थे वो रास्ता लगभग बंद हो रहा है, चैलेंजेस बड़े हैं, और ऊपर से जब आदमी चारों तरफ से हार थक जाता तो कहता है मैं कोर्ट जाऊंगा। कोर्ट में क्या हो रहा है, कोर्ट पहले कहते थे ना कि न्यायालय की आंख पे पट्टी बंधी है, और कोर्ट तो कानून से, संविधान से चलती है और एविडेंस से चलती है, लेकिन अब तो आस्था से भी चलने लगी है, सुप्रीम कोर्ट तक भी, नीचे तो छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट तक आस्था से चलने लगी है। अब तो जजमेंट को जब मैं पढ़ता हूं एक वकील के तरीके से, जब मैं किसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को आई, तो मेरी आदत भी है थोड़ी पढ़ने की, कोई भी जजमेंट आते, जैसे ये अभी 1 अगस्त 2024 को जो जजमेंट आया सब क्लासिफिकेशन का, तो जजमेंट पढ़ के पता लगता है किस मानसिकता से जजमेंट लिखी जा रही है, ऐसा लग रहा है फिर लिख कोई और रहा हो और साइन कोई और कर रहा हो। अब आस्था से अगर कोर्ट चलेंगी तो न्याय मिलेगा क्या, और हमारे लोगों को तो वैसे भी नहीं मिलता। ऐसे में चैलेंजेस मुझे लगता है संजीव जी के सामने भी बड़ा है, और हमारे आपके सामने तो बड़ा है, लेकिन इससे लड़ा जा सकता है एक ही तरीका, एकजुट होकर। छोटे छोटे लालच में हम बिक रहे हैं, हमें इस बात का भी एहसास नहीं है कि ये जो वोट का अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कितनी मुश्किल से दिलाया, 1000-2000 रुपए में, शराब की बोतल में, 5 किलो राशन में, और कभी ये बिजली हाफ पानी माफ। अरे इसमें होगा क्या भाई, रोजगार की बात तो कोई सरकार कर ही नहीं रही है, ना रोजगार की बात कर रही है, और जो हमारा रिजर्वेशन धीरे धीरे खत्म हो रहा है उसकी बात नहीं कर रही है, और ये ईडब्ल्यूएस पे 8 लाख है, हमारा 2.5 लाख है, इस पे बात करो तो दर्द हो जाता है। मुझे लगता है कि इन सब मुद्दों पे लड़ने के लिए सामाजिक शक्ति की जरूरत है, और नेता को भी ताकत समाज से मिलती है। जिस नेता के पीछे समाज की ताकत नहीं होती वो कमजोर होता है, उसकी बोलने की ताकत बन नहीं पाती है। अगर मैं हमेशा से बोलता आया हूं तो इसलिए बोलता आया हूं कि बचपन से सोशल वर्क में हो तो समाज में कहीं ना कहीं लोग इज्जत करते हैं, सम्मान देते हैं, और हम भी समाज के लिए लड़ते हैं, तो समाज की वजह से हमारे अंदर बोलने की ताकत आई। इसीलिए तो कौन इस्तीफा देता है, हमें कहा कि भाई अब ऐसा आ गया, अब इससे या तो आप अपना मिशन चलाओ बुद्धिज्म का, अम्बेडकरवाद का, या फिर मंत्री रहो। मैंने कहा ठीक है, तो मैं मिशन चलाता हूं। ये तो तय करना पड़ेगा वो करना क्या है। जैसे उन्होंने रिजाइन कर दिया, हमारा तो अभी विधायक का टाइम बचा हुआ था 6 महीने, हमने रिजाइन कर दिया। हमें लगा कि जहां विचार ना मिले ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। तो विचारधारा की तो सारी लड़ाई है देश में, और विचारधारा से अलग हटके हम कुछ हैं भी नहीं। हमें भी तय करना पड़ेगा, अंधविश्वास पाखंडवाद हमारे पैरों में बेड़ियां हैं। अंधविश्वास पाखंडवाद से कुछ मिलने वाला नहीं है, मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, और बच्चों को पढ़ाना जरूरी है, और पढ़ाई आजकल पैसे के अभाव में मुश्किल हो गई है, इसलिए चैलेंजेस ज्यादा है। लेकिन हम एकजुट होकर अगर सरकारों पे दबाव बनाने में कामयाब होंगे तो जो छीना है उसको भी वापस पा सकते हैं। और बस अंत में, चूंकि अभी तो आज संस्था का यहाँ शुरुआत हुई है, तो हमारा मिशन जय भीम भी हम आपको कोऑपरेट करेंगे हर तरीके से, तन से, मन से, धन से, और हम लोग मिलके पूरे देश में हमें अपने ताकत का निर्माण करना है, क्योंकि ये ताकत सामाजिक ताकत ही बचा पाएगी। वरना तो आप मानो 70% वो छीन चुका जो बाबा साहेब ने दिया, और देने में 5 में से अपने 4 छोटे छोटे बच्चे खोए बाबा साहेब ने, जवान पत्नी को खोया, तब कुछ हमें देकर गए। हम सारे मिलके उसे बचा के भी नहीं, नया तो जोड़ना अलग बात है कि कुछ नया और मिल जाए, हमें तो जो बाबा साहेब दे गए हम उसे भी बचा के नहीं रख पाए। 70% छिन गया, 30% बचा है। जिस हालात में हम टुकड़े टुकड़े में बटे हैं, जातियों में बटे हैं, शेड्यूल कास्ट ही आपस में जाति में बटा है, तो हम बटे रहेंगे तो ये 30% भी छिन जाने वाला है। फिर आपकी ये समझ लो दोबारा गुलामी लौट रही है। ये आपको तय करना है कि आप अपने बच्चों को फिर से गुलाम देखना चाहते हो। अगर नहीं देखना चाहते तो एकजुट समाज को तो एकजुट कर लो, और ये अपने बच्चों को ना कावड़ वावड़ लेने जाने से रोको भाई। हमारे लोग जा रहे हैं, कोई पूंजीपति का बच्चा नहीं जा रहा, किसी नेता का बच्चा नहीं जा रहा, किसी अफसर का बच्चा नहीं जा रहा, किसी पुजारी का बच्चा नहीं जा रहा, किसी अपर कास्ट का बच्चा नहीं जा रहा, हमारा बच्चा जा रहा है। और जितने दंगे होते हैं आप चेक कर लो, मैंने पूरा सर्वे निकाल के देखा है, जितने लोग दंगों में जेल में गए या जितने मारे गए, सारे के सारे या तो अल्पसंख्यक या दलित या पिछड़ा आदिवासी, स्वर्ण उसमें जाते नहीं। तो दंगा कराने वाला जेल नहीं जाता, और जिसका इस्तेमाल हो रहा है वो बच्चे हमारे और आपके। और अपने बच्चों को ऐसी जगह जाने से रोकिए, और कथावाचकों को सुनना बंद करो, संविधान पर चर्चा हो उसको सुनो, निश्चित तौर पर समाज का भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।